नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी से मुलाकात की। मोहम्मद अयाज खान उल हक ने सैयद मंसूर कादरी और मोहम्मद अमीन नवाज का सम्मान किया। डीके शिव कुमार का दावा, मोदी को खरगे का डर। कर्नाटक में टिकट कटने पर बीजेपी के सदानंद गौड़ा ने जताई नाराजगी। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर भड़के पीएम मोदी, बोले मेरे लिए हर महिला शक्ति का रूप है। ईडी के सामने फिर पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, नोटिस को बताया गैर कानूनी। अब समाचार विस्तार से। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जाने के बाद वह बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी से उनके आवास पर उन्होंने मुलाकात की। मोहम्मद फिरोज खान ने पहले बसवराज जापशेट्टी को बूढ़ा अध्यक्ष मनोनीत किए जाने की बधाई दी। इसके साथ ही बसवराज जापशेट्टी ने मोहम्मद फिरोज खान को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के रूप में अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नूर नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, केपी न्यूज चैनल के सह संपादक समीर खान और जर्नलिस्ट डॉक्टर मसूद सहित अन्य उपस्थित रहे। बसवराज जापशेट्टी ने मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद फिरोज खान को शुभकामनाएं दी। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। सभी को नमस्कार। अभी इस वक्त मैं मोहम्मद फिरोज खान को मुबारकबाद देते हुए वक्फ कमेटी के उसके एडवाइज़र चेयरमैन बने हैं। इस मौके पे मैं उनको बधाई देते हुए पार्टी की तरफ से आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है अब बहुत सही तरीके से निभाएंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। और साथ ही साथ मुझे भी आज पार्टी जैसा हमारा हाईकमांड, हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया साहब और उप मुख्यमंत्री श्री डीके शिव कुमार जी और बीदर के वरिष्ठ नेता, बीदर के इंचार्ज मंत्री श्री ईश्वर खंडे जी और एक मेरे दोस्त रहीम खान साहब, वो भी बीदर के मिनिस्टर, इन तमाम लोगों के वजह से मुझे भी आज बूढ़ा का चेयरमैन का पोस्ट दिया गया है। मैं भी उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरीके से सिटीजन्स के भलाई के लिए मैं काम करूंगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। और इस वक्त हमारे सामने कांग्रेस के ओर से 5 गारंटियां जो DSO है, उस गारंटी के बेनिफिट के वजह से आज हमारे कर्नाटक के तमाम लोग बहुत खुश हैं, कांग्रेस को चाहते हैं। और आने वाले दिन में जो भी चुनाव आएंगे, जैसे कि अभी सबको मालूम है आने वाला बहुत बड़ी चुनाव MP का है, और मैं आशा करता हूँ आज हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटक के MP चुन के देंगे, ऐसा मेरा एक कहना है, मेरा एक विश है। और साथ ही साथ मैं बीदर के तमाम अवाम से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, बीदर का MP किसी भी कीमत पे हमको कांग्रेस को जिताना है। हम सब लोग मिलके, पूरे लोग एकजुट होके काम करेंगे और जीत को हासिल करेंगे, ऐसा मेरा एक सुझाव है। आप सभी के ऊपर मेरा एक भरोसा है और इत्मीनान है। आप सभी से मेरा एक निवेदन है, आप सभी लोगों को धन्यवाद। बीदर शहर के जाने माने बिजनेसमैन मोहम्मद अयाज उल हक ने रविवार को अपने आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें इफ्तार के बाद कर्नाटक हज समिति के सदस्य के रूप में सैयद मंसूर कादरी को मनोनीत और कर्नाटक उर्दू अकादमी के सदस्य के रूप में मोहम्मद अमीन नवाज को नियुक्त किए जाने पर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर बीदर की आवाज के संपादक अली बाबा, अदबी आकाश के संपादक सदीउल हसन कादरी, हैदराबाद कर्नाटक उर्दू दैनिक के संपादक मोहम्मद आली, मुंसिफ के जिला रिपोर्टर मोहम्मद शुजाउद्दीन, रहनुमा के रिपोर्टर समद मांजुआला,
चैट चैनल के रिपोर्टर यादुल्ला हुसैनी, केबीएन टाइम्स के रिपोर्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन बंदे नवाज, सियासी तकदीर के जिला रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ, रहीम बिदरी सहित अन्य पत्रकार आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हर साल कुछ तो कुछ, जैसा कि पिछला साल इफ्तार की हम दावत रखे थे, अली मामा उम्रे गुजारे तो उनकी खुदकुशी करें। पिछला साल हमारी दावत की इफ्तार के वक्त अली मामा उम्रे गुजारे। अभी इस वक्त इत्तेफाक से मंसूर खादरी साहब को स्टेट हज कमेटी का मेंबर बनाया गया है, उसकी खुशी में खुदकुशी की जा रही है। उसके साथ साथ एतमाद पेपर के रिपोर्टर अमीन नवाज साहब को उर्दू एकेडमी का मेंबर बनाया गया है। उसके ज़मान में उनकी दोनों की मैं दिलकोशी कर रहा हूँ और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि ये दोनों को इससे बड़े और औहदे से नवाजे। हमारे रमज़ान का महीना है, या अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाए। उम्मत मुसलमान को आमीन। हाँ मैं यही इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो स्टेट के चेयरमैन उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी से चुनाव अभियान शुरू किया है क्योंकि वह एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से डरे हुए हैं। यहां के पीसीसी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मोदी ने अपना अभियान कर्नाटका खासकर कलबुर्गी से शुरू किया है। इससे पता चलता है कि वह खड़गे से डरे हुए हैं। कांग्रेस कर्नाटका में कलबुर्गी संसदीय क्षेत्र सहित 20 सीटें जीतेगी। दूसरी सूची के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आज हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में भाग लेने के लिए मुंबई जा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक 19 मार्च को होगी और सूची 20 मार्च को आ सकती है। इन अटकलों के बीच की कांग्रेस ने उनसे संपर्क किया है। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद डीवी सदानंद गौड़ा ने सोमवार को कहा कि वह जल्द ही अपनी आंतरिक भावनाओं को साझा करेंगे। इसके बाद निर्णय लेते हुए मैं आपके सामने आऊंगा और मीडिया से मुखातिब होऊंगा। मुझे अपने अंदर की भावनाएं साझा करनी है। मुझे अपने फैसले पर अपने परिवार से चर्चा करनी है। होश में आने के बाद मुझे अपने परिवार से सलाह लेनी है। यह दावा करते हुए कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटका प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने उन्हें बताया था कि 28 निर्वाचन क्षेत्रों में से बैंगलोर उत्तर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां उनके अलावा कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है। गौड़ा ने कहा कि उन्हें कुछ विकासों के बारे में जानकारी है, दिल्ली में हुआ और यहाँ पार्टी में। उन्होंने कहा, मैंने चुनावी राजनीति से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहने से मना कर दिया, लेकिन अंतिम समय में कोई भी मेरे बचाव में नहीं आया और इससे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हालांकि यह कहते हुए कि राजनीति में उतार चढ़ाव और शर्मिंदगी आम बात है, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चीजों को जानने के बावजूद स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किसी की बलि देना दुखद होगा। उन्होंने कहा, कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। बीजेपी कर्नाटका में एक अलग पार्टी है, इससे मुझे दुख हुआ है, मैं इसके बारे में बोलूंगा। गौड़ा ने पहले चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में यह कहते हुए पीछे हट गए कि उन पर फिर से चुनाव लड़ने का दबाव है। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त शराब और पैसे का सहारा लिया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी अधिकारी और पुलिस अलर्ट हो गए हैं और अवैध रूप से ले जा रहे पैसे पर नजर रख रहे हैं। इसके चलते पुलिस ने बैंगलोर और नेलमंगला में अवैध रूप से ले जाए गए लाखों रुपए जब्त किए। बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में अशोकनगर पुलिस ने एक कार में ले जाए रहे 13 लाख रुपए जब्त किए। कार की जांच के दौरान पैसे मिले। अशोकनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। बैंगलोर ग्रामीण जिले के नेलमंगला टोल पर पुलिस ने बिना दस्तावेजों के लिए 7 लाख रुपए से भरे बैग को जब्त किया। कार में सवार तमिलनाडु के कारोबारी रघुपति को पुलिस ने हिरासत में लिया। रघुपति बेंगलुरु से तुमकुर जा रहे थे।
नीलमंगला टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जमखंडी विधानसभा क्षेत्र के चिक्कापड़ासलगी गांव में अवैध रूप से ले जा रही 58 लीटर शराब जब्त की। एक मारुति सुजुकी SX4 को परिवहन के दौरान जब्त किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी जानकी KM जानकी ने बताया कि आनंद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रुकते हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तेलंगाना के जगत्याल में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा के दौरान विपक्षी दलों और इंडिया अलायंस पर खूब निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 13 मई को तेलंगाना के लोग नया इतिहास रचने वाले हैं। 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान विकसित भारत के लिए होगा और जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा। उन्होंने कहा, तेलंगाना में भाजपा के लिए लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। मैं पिछले 3 दिनों में दूसरी बार तेलंगाना आया हूं। विकास आज तेलंगाना के हर इलाके में पहुंच रहा है, इसीलिए तेलंगाना के कोने कोने में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रहा है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है। तेलंगाना में भाजपा की लहर कांग्रेस और BRS का सुपड़ा साफ कर दी। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि नारी शक्ति यहां आई है और मुझे समर्थन दे रही है। बीते कल मुंबई में हुई गठबंधन की रैली में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ और मेरे लिए सभी बेटियां, माएं और बहनें ही शक्ति का स्वरूप। शक्ति के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं शक्ति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। उन्होंने कहा, एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी तेलंगाना के लोगों को गारंटी देता है, तेलंगाना को लूटने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी की गारंटी है। प्रवर्तन निदेशालय के समन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से नकार दिया है। केजरीवाल सोमवार को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे। आपको बता दें कि उन्हें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत समन जारी किया था। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दिए गए नोटिस को गैर कानूनी बताया है। आपने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई तो बार बार ईडी उन्हें क्यों समन भेज रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। धन शोधन विरोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अखिलेश यादव और डिंपल की बेटी अदिति भी मां के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। अपर्णा यादव की सीएम योगी से मुलाकात के बाद मैनपुरी बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए डिंपल यादव ने कहा कि मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, मैं क्षेत्र में हूं। अपर्णा पहले भी सीएम से मिली है और अब भी मिली है, तो कोई नहीं बात नहीं है। मैं समझती हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लोगों का सहयोग प्यार साथ मिल रहा है। डिंपल यादव से जब पूछा गया कि राहुल गांधी ने ईवीएम पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राजा की जान ईवीएम में है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार पिछले कुछ चुनाव से यह कह रहे हैं कि हमने वोट इस पार्टी को दिया था लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरफ की क्लैरिटी होनी चाहिए, भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहर के लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव। सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी लेकिन फिर भी बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। लोगों के मन में एक शंका का भाव है कि ईवीएम में जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेन कड़गम डीएमके के बीच तमिलनाडु व पुडुचेरी की कुल 40 सीटों पर सीट बंटवारा हो गया है। तमिलनाडु गठबंधन में कांग्रेस को दी जाने वाली 10 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस तमिलनाडु की 9 और पुडुचेरी की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस को जो लोकसभा सीटें दी गई हैं उनमें थिरुवल्लुर, कडलूर, माइलाडुथुरई, शिवगंगा, तिरुनेलवेली, कृष्णागिरी, करूर, विरुधुनगर, कन्याकुमारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक थिरुवल्लुर रिजर्व सीट से पूर्व आईएएस अधिकारी शशिकांत सेंथिल 2019 की तुलना में कांग्रेस को दिए गए 3 सीटों में बदलाव किया गया है। इस बार कांग्रेस को आरनी, रामनाथपुरम और तिरुचिरापल्ली की सीट नहीं दी गई है। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। तिरुचिरापल्ली सीट इस बार कांग्रेस की जगह वाइको की पार्टी एमडीएमके को दी गई है। संभवतः वाइको के बेटे दुरई वाइको को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन बिहार में एनडीए का टिकट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सभी दलों में खींचातान मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम को दिल्ली आ रहे हैं। यहां उनकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि एनडीए की अंदर खाने की राजनीति में अभी शांति दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहां ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण सीट बंटवारा ही है। माना जा रहा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 17 पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक सीट जीतन राम मांझी की है। हम उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को मिल सकती है। एनडीए में अभी मुकेश सहनी को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। वहीं पशुपति कुमार पारस को लेकर भी अभी कुछ भी साफ। इन्हीं कयासों के आधार पर पशुपति पारस ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सभी दरवाजे खुले रहने की बात की। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे के ऐलान के बाद बिहार एनडीए में टूट होगी। जिसको अपने मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी, वह एनडीए का साथ छोड़ सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार मिसाइल टेस्ट और जंगी अभ्यास करके उकसाने वाले काम कर रहे हैं। हाल ही में जंगी अभ्यास करके किम ने अमेरिका और जापान के समक्ष अपने आक्रामक इरादे जाहिर किए। इसी बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर उकसावे वाले काम किए हैं। उत्तर कोरिया ने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर मिसाइलें दागी हैं। इससे क्षेत्र में एक बार फिर तनाव फैल गया है। उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने के संबंध में दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को सुबह उसके पूर्वी तट की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया के सेना प्रमुख ने विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है। यह प्रक्षेपण अमेरिका और दक्षिण कोरिया सेनाओं द्वारा अपना वार्षिक सैन्य अभ्यास समाप्त करने के कुछ दिनों बाद हुआ है। इस समय दुनिया के कई देशों में चुनावी मौसम चल रहा है। दक्षिण एशियाई देशों के साथ ही रूस में हाल ही में चुनाव हुआ। पाकिस्तान में भी चुनाव के बाद शाहबाज सरकार की ताजपोशी हुई। अमेरिका में ट्रंप और राष्ट्रपति बाइडेन चुनावी प्रचार में जुटे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में भी चुनाव आ गए हैं। इन सबके बीच इजरायल में भी इलेक्शन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इन चर्चाओं के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बड़ा बयान दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ विनाशकारी युद्ध के बीच अपने नेतृत्व के खिलाफ अमेरिका की बढ़ती आलोचना पर रविवार को पलटवार किया। उन्होंने नए सिरे से चुनाव के आह्वान को पूरी तरह से अनुचित बताया। हाल ही में अमेरिकी सीनेट के बहुसंख्यक नेता चक शूमर ने इजरायल से नए सिरे से चुनाव कराने की अपील करते हुए कहा था कि इजरायली पीएम नेतन्याहू रास्ता भटक चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शूमर के भीषण भाषण का समर्थन किया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत को लेकर नेतन्याहू पर इजरायल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। नेतन्याहू ने एक न्यूज चैनल को बताया कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद इजरायल ने कभी भी नए सिरे से अमेरिका में चुनाव कराने की अपील नहीं की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुसर्रत जाब शेट्टी से मुलाकात की। मोहम्मद अयाज खान उल हक ने सैयद मंसूर कादरी और मोहम्मद अमीन नवाज का सम्मान किया। डीके शिव कुमार का दावा, मोदी को खरगे का डर। कर्नाटका में टिकट कटने पर बीजेपी के सदानंद गौड़ा ने जताई नाराजगी। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर भड़के पीएम मोदी, बोले मेरे लिए हर महिला शक्ति का रूप है।
ईडी के सामने फिर पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, नोटिस को बताया गैरकानूनी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।